अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएस इंग्लिश लिटरेचर एंड वोकैबुलरी, जहां हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए सिंगल फिजिकल क्लास में समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। इससे पहले हम लोगों के जो वीडियोस थे वो थे ऑगस्टन एज पे। ऑगस्टन हम लोग हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। अभी हम लोग जो एज कर रहे हैं वो है ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज को मैंने पार्ट्स में डिवाइड किया था। एज ऑफ पॉप जो थी वो मैं कर चुकी हूँ। अब ये सेकेंड एज है, एज ऑफ जॉनसन। 1700 से 1744 तक एज ऑफ पोप थी और उसके बाद हमारे पास 1744 से 1784 तक स्टार्ट हो रही है एज ऑफ जॉनसन। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के एंड पे अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, अब एज ऑफ पोप में हमने देखा था कि लोग बहुत ज़्यादा कन्वेंशनल हो गए थे। उन्होंने ना इमेजिनेशन, फैंटेसिज्म, नेचर, इन सब चीज़ों को छोड़ दिया था और ज़्यादा सिटी लाइफ के बारे में लिखा जाता था और ना एक स्टैंडर्ड उन्होंने रख लिया था। वो सिर्फ क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करते थे और जो कुछ लिखा जाता था वो सिर्फ क्लोज्ड कपलेट में लिखा जाता था। लेकिन अब ये जो एज ऑफ जॉनसन है इसके अंदर एक रिवोल्ट आया जो कि रोमांटिक स्पिरिट के फेवर में था। मतलब जो एक वॉल थी ना इसकी, जो कि एक क्लासिसिज्म की जो वॉल्स थी उसके अंदर क्रैक्स आना शुरू हो गए थे इस एज के अंदर। अब इस वजह से इस एज को एज ऑफ ट्रांजिशन भी कहते हैं, एज ऑफ चेंज, कि जो एक टाइम से जो चीज़ चल रही थी उसमें चेंजेस आना शुरू हो गए। क्लियर साइंस थे रिवोल्ट के रोमांटिक स्पिरिट के फेवर में और इस वजह से ना इस एज के काफ़ी ज़्यादा जो राइटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा जो पोइट्स हैं, उनको रोमांटिक रिवाइवल का प्रिकर्सर कहा जाता है कि उन लोगों ने ना अपने पुराने स्टैंडर्ड्स को छोड़कर रोमांटिक स्पिरिट के बारे में, रोमांटिक स्पिरिट की तरफ लिखना शुरू कर दिया था। अब इसको हम लोग डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले इसकी पोइट्री देख लेते हैं कि पोइट्री कैसी थी इस एज के अंदर। अब पोइट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा चेंजेस थे। ज़्यादा जो मेजर चेंजेस आए थे ना वो पोइट्री के अंदर आए थे। अब यहाँ पे हमारे पास पोइट्री में ना एज ऑफ जॉनसन के अंदर दो तरह के पोइट्स थे। एक वो पोइट्स थे जो कि ना क्लासिसिज्म से बहुत ज़्यादा अटैच थे। वो नहीं चाहते थे कि जो पहले राइटर्स के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको चेंज किया जाए, उनमें किसी भी किस्म का कोई चेंज लाया जाए। और दूसरी तरफ वो राइटर्स थे, वो पोइट्स थे जो कि ना रोमांटिक स्पिरिट की तरफ जा रहे थे। वो रोमांटिसिज्म को अडॉप्ट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। वो हम देख लेते हैं। पोइट्स हु हेल्ड फास्ट टू क्लासिकल आइडियाज़। अब उनमें हमारे पास दो नाम हैं, एक सैमुअल जॉनसन का है और एक ओलिवर गोल्डस्मिथ का है। और दूसरी तरफ वो राइटर जिन्होंने रोमांटिक लीनिंग्स शो की अपने वर्क्स के अंदर, वो ये कुछ नाम थे, जेम्स थॉमसन, थॉमस ग्रे, विलियम कॉलिंस और इस तरह के और नाम थे जिन सबको हम लोग अभी इन सबको डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले सैमुअल जॉनसन। यहाँ मैं सैमुअल जॉनसन को इतना डिटेल में नहीं स्टडी करी क्योंकि जॉनसन जो थे वो आगे चल के प्रोज़ में भी हमारे पास आते हैं, तो प्रोज़ में हम लोग इनको ज़रा डीपली स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम जस्ट इनका एक देख लेते हैं इनके पोइट्री को लेकर इनके क्या कॉन्सेप्ट्स थे। ही वॉज वेरी कन्वेंशनल एंड अज्यूम्ड क्लासिज्म एज बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री। मतलब ये पोइट्री में ना क्लासिज्म को छोड़ना ही नहीं चाहते थे। यही काम इन्होंने अपने प्रोज़ में भी किया था कि ना बिल्कुल स्टैंडर्ड्स रखना चाहते थे कि जो स्टैंडर्ड्स इनसे पहले वाले पोइट्स ने फॉलो किए हैं वो उन्हीं को फॉलो कर रहे थे। अब इन्होंने डिटेक्ट भी कर लिया था कि हाँ कुछ पोइट्स ऐसे हैं जो कि लिखना शुरू हो गए हैं, वो लोग ना क्लासिसिज्म के अगेंस्ट ना सारे रूल्स फॉलो कर रहे हैं और ये इस चीज़ को भांप गए थे। और इस चीज़ को इन्होंने फिर ना जितने एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे इस टाइम पोइट्री में उन सबको इन्होंने अपोज किया था। अब इनका एक वर्क था लंदन। जैसे हमने कहा है क्लासिसिज्म में जो सिटी लाइफ होती थी उसके बारे में लिखा जाता था और लंदन सिटी के बारे में तो बहुत ज़्यादा वर्क्स प्रोड्यूस हुए थे। इनकी पोइम थी लंदन और इसके अलावा इनके वर्क्स थे द वैनिटी ऑफ ह्यूमन विशेस। इन सब के अंदर ना, इन दोनों वर्क्स के अंदर डायडैक्टिज्म था जो कि एक क्वालिटी थी क्लासिसिज्म की। मतलब टीच कर रहे होते थे लोगों को कि कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ना फॉर्मल और रिटोरिकल स्टाइल था इनका और फिर क्लोज्ड कपलेट इन्होंने यूज़ किया जो कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी क्लासिसिज्म की। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब ओलिवर गोल्डस्मिथ जो थे ये भी बहुत सपोर्ट करते थे जॉनसन को, कि जैसे जॉनसन का बिलीफ है
कि जो क्लासिकल स्टाइल है पोइट्री का वही बेस्ट है, उसी तरह से ये भी कहते थे कि हाँ ये क्लासिकल स्टाइल ही रहना चाहिए और उसको हमें चेंज नहीं करना चाहिए, और जो न्यू एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। अब इन्होंने ना जो मतलब जितने चेंजेस आ रहे थे उनके आगे ना खुद को उनके लिए खुद को बहुत अनफ्रेंडली शो किया इन्होंने। ही वॉज कम्प्लीटली हॉस्टाइल टू दोज चेंजेस। अब इनके फेमस वर्क्स थे द ट्रैवलर एंड द डिज़र्टेड विलेज। अच्छा, ये जो ओलिवर गोल्डस्मिथ थे ना, ये पोप को भी बहुत ज़्यादा मानते थे कि क्योंकि क्लासिसिज्म को फॉलो कर रहे थे, तो ये कहते थे कि जो क्लासिसिज्म क्लासिकल लिटरेचर की हद है ना वो पोप पे थी। मतलब उन्होंने इतने परफेक्ट वर्क्स प्रोड्यूस किए और हमें भी उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। अब इनके जो वर्क्स हैं द ट्रैवलर एंड द डिज़र्टेड विलेज, ये डायडैक्टिक हैं और इनमें क्लोज्ड कपलेट यूज़ हुआ है, जो कि दोनों फीचर थे क्लासिकल पोइट्री के। और लेकिन अगर हम इनके वर्क्स को बहुत ही माइन्यूटली स्टडी करें ना, बहुत ही माइन्यूटली, तो इसमें हमें बहुत ही ना छोटे छोटे टचेस मिलते हैं रोमांटिसिज्म के, जो कि खुद ओलिवर गोल्डस्मिथ भी उनसे अनअवेयर थे कि मैं अपने वर्क्स के अंदर ये टचेस दे रहा हूँ, पर उनके वर्क्स के अंदर हमें वो टचेस मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं उन पोइट्स को जिनको एक्चुअल में पिकर्जेस कहा गया है रोमांटिक स्पिरिट का। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो रोमांटिक रिवाइवल ला रहे थे इन वर्क्स के अंदर, इन वर्क्स के मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या थे। अब इन करेक्टरिस्टिक्स को जब हम बारी बारी देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल ऑपोजिट थे क्लासिसिज्म के। इनको देखते हैं, दे इनकरेज्ड इमोशंस, पैशन एंड इमेजिनेशन, जबकि क्लासिसिज्म में इमोशंस को, पैशन को और इमेजिनेशन को बिल्कुल फॉरबिडन कर दिया गया था। दे वर मोर इंटरेस्टेड इन नेचर एंड रस्टिक लाइफ, जबकि जो क्लासिसिज्म था उसमें तो नेचर को बिल्कुल अवॉइड किया गया था। रस्टिक लाइफ की जो शेफर्ड्स की, विलेजर्स की लाइफ होती है, इसके बारे में नहीं लिखा गया था, इसके लिए कोई सिंपैथी शो नहीं की गई थी। सिर्फ सिटी लाइफ को स्टडी करते थे वो लोग, सिटी लाइफ के बारे में लिखते थे। लव फॉर द मिस्ट्री, सुपरनैचुरल एंड द डिम पास्ट, ये करेक्टरिस्टिक्स थे मिडिवल लिटरेचर के, जो कि क्लासिसिज्म में बिल्कुल नहीं मिले हमें। opposed the artificial and formal style and insisted on simple and natural forms of expression। ठीक है, अब मतलब ये था कि इसके अंदर ना एक्सप्रेशन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई बजाय फॉर्म के, कि आप जो लिख रहे हो वो मतलब उसके जो मीनिंग्स हैं उसमें जो एक्सप्रेस किया जा रहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय उस स्टाइल के जो कि आप अडॉप्ट कर रहे हो। लेकिन क्लासिसिज्म में तो फॉर्म को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी एक्सप्रेशन से। फिर है इनकरेज्ड ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेट्रिकल एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे पोइट्स, राइटर्स किसी भी तरह के मतलब कोई भी मीटर यूज़ कर सकते थे, किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते थे, जबकि क्लासिसिज्म में वो बाउंड थे सिर्फ क्लोज्ड कपलेट को यूज़ करने के। इट्स ऑब्जेक्ट वॉज द एक्सपीरियंस ऑफ राइटर्स एक्सपीरियंस फॉर इट्स ऑन सेक। ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा लिखा क्यों जा रहा है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, राइटर का जो एक्सपीरियंस है वो उसका ऑब्जेक्ट है, जबकि क्लासिसिज्म में ऑब्जेक्ट क्या था, डायडैक्टिज्म था, टीच करना है लोगों को, मॉरल्स सिखाने हैं। लिबर्टी फॉर द पोइट्स टू चूज़ हिज थीम्स एंड हिज मैनर ऑफ राइटिंग। ठीक है, पोइट्स को लिबर्टी दी गई कि वो अपने थीम्स चूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सुपर नेचुरल यूज़ करें, चाहे मतलब इमेजिनेशन हो, फिक्शन हो, नहीं फिक्शन तो हम लोगों के पास उसमें भी थी, क्लासेस में भी थी, बट यहाँ पे ना इमेजिनेशन और नेचर को यूज़ कर सकते थे वो लोग एज थीम्स, और मिस्ट्री यूज़ कर सकते थे, जबकि क्लासिसिज्म में हमारे पास ये चीज़ें नहीं थी। अब ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि बिल्कुल ऑपोजिट थे क्लासिसिज्म के। अब इन प्रिकर्सर्स को, इन पोइट्स को देखते हैं बारी बारी। सबसे पहला नाम है हमारे पास जेम्स थॉमसन का। अब ये जेम्स थॉमसन ये बहुत ही अर्ली उसमें आए थे, और इनको हम कह सकते हैं कि ये आए तो थे एज ऑफ पोप में, लेकिन इनका जो स्पिरिट था वो एज ऑफ जॉनसन का था। एज ऑफ जॉनसन में जिस तरह के पोइट्स थे ये उन सब के साथ थे। ही वॉज माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ, इनके वर्क्स में हम लोगों को नेचर की बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन मिलती है। इनका वर्क था द सीजन्स। इस वर्क के अंदर इन्होंने ना फील्ड्स की, वुड्स की, स्ट्रीम्स की, और ना ये शाय और वाइल्ड क्रिएचर्स मतलब जो एनिमल्स वगैरह थे उनकी इन्होंने हम लोगों को डिस्क्रिप्शंस दी हैं, जो कि क्लासिसिज्म में नहीं मिलती थी।
इसी तरह से इन्होंने इस वर्क के अंदर ब्लैंक वर्ड्स यूज़ की, जो कि जिसको मिल्टन यूज़ किया करते थे। और इसके अलावा इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें है द कैसल ऑफ इंडोलेंस। अब ये एक एलिग्री है, मतलब इसमें हिडन मीनिंग्स थे। ये एलिग्री जो थी ये फेमस थी मेडिवल्स में, जो कि क्लासिज्म में नहीं बिल्कुल था। तो ये भी हम लोगों को एक और मिल जाता है कि इनको क्यों प्रिकर्सर कहा जाता है। और इसमें इन्होंने यूज़ किया था स्पेंसेरियन स्टेंसा। और साथ इस वर्क की जो थीम्स थी और जो सजेशंस थी वो बहुत डिम सी थी, मतलब सुपर नेचुरल भी था। और जैसे हम लोग बात कर चुके हैं कि वो रस्टिक लाइफ को शो कर रहा था। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं थॉमस ग्रे। अब थॉमस ग्रे जो थे, इन्होंने ना अपने वर्क्स के अंदर इंडिपेंडेंस, पोइट्री इंडिपेंडेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया था, एम्फसाइज किया था कि अ पोइट इज़ फ्री टू चूज़ एनी थीम, एनी मेट्रिकल एक्सपेरिमेंट। वो कुछ भी कर सकता है पोइट, ठीक है, उसको किसी ना उसको कन्वेंशनल होने की ज़रूरत नहीं है। ही फॉलोज द क्लासिकल मैथड इन देयर फॉर्म बट इन स्पिरिट दे आर रोमांटिक। अब ये जिन फॉर्म में लिख रहे थे वो फॉर्म तो क्लासिकल थी, ठीक है, क्लोज कपलेट्स में लिखे होंगे इन्होंने अपने वर्क्स, लेकिन उन सब में जो थीम्स थी और उनका जो स्पिरिट था वो रोमांटिक था। अब इनका वर्क है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। इस वर्क के अंदर ना इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डीप फीलिंग्स को मैनिफेस्टेट किया है, जिसे क्लासिसिज्म में फॉरबिड किया गया था कि इमोशंस नहीं शो करने, लेकिन इस वर्क के अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस इन्होंने शो किए थे। और इसका जो थीम था वो डेथ का था। इसके अलावा इनके जो फेमस वर्क्स थे उनके अंदर द प्रोग्रेस ऑफ पोएट्री और द बार्ड है। ये दोनों वर्क्स भी इसी तरह के हैं। नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है विलियम कॉलिंस का। ये विलियम कॉलिंस भी अपने वर्क के अंदर बहुत फीलिंग्स को शो किया करते थे, स्पेशली मेलनकली की फीलिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा ना सैडनेस, बहुत सैड वर्क्स लिखा करते थे। और ये अपने वर्क्स के अंदर जो नेचर है, सिंपल और अनसोफिस्टिकेटेड लाइफ है, जैसे कि विलेजर्स की और ये शेफर्ड्स वगैरह की लाइफ होती है, उसको एडवोकेट करते थे। इनके फेमस वर्क में इनका ओरिएंटल एक्लॉग्स हैं, जो कि रोमांटिक है, मतलब जिसकी ना जो फीलिंग्स हैं और जो स्पिरिट है वो तो रोमांटिक है, लेकिन इसको लिखा क्लोज्ड कपलेट में गया था, क्योंकि हमने कहा है कि राइटर्स ना, जो पोइट्स थे वो बाउंड नहीं थे, वो इंडिपेंडेंट थे, वो चाहे जो भी मीटर यूज़ करें। इसके अलावा इनके ना वर्क्स में ओड टू इवनिंग, ओड टू सिंप्लिसिटी, ओड टू फियर, इस तरह के वर्क्स थे जिनका नेम ही बता रहा है कि उनकी जो स्पिरिट थी वो रोमांटिक थी। फिर विलियम कॉलिंस के बाद हमारे पास आता है जेम्स मैकफर्सन का नाम। अब ये जो जेम्स मैकफर्सन थे ये अपने टाइम में ना बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे अपनी एक पब्लिकेशन की वजह से, जो कि थी ओशियानिक पोइम्स की ट्रांसलेशन थी, बेसिकली वर्क्स ऑफ ओशियन। अब ये जो वर्क्स ऑफ ओशियन था ना, ये जो ओशियन था ये बेसिकली एक गैलिक मैथोलॉजी का एक हीरो था, एक पोइट भी था ये, उसके ऊपर इन्होंने पोइम्स लिखी थी, मतलब पोइम्स लिखी नहीं थी, उसकी पोइम्स को इन्होंने ना ट्रांसलेट किया था। अब ये गैलिक फोक लिटरेचर का एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट वर्क था ऑलरेडी, और पब्लिश करने के बाद फिर इस वजह से ये बहुत फेमस हो गए थे, लेकिन ना कुछ के ओरिजिनल इन्होंने नहीं दिए, ओरिजिनल जो इन्होंने प्रोड्यूस किए थे वो नहीं कभी दिए, तो इस वजह से कुछ जो क्रिटिक्स होते हैं वो इनको एक फॉर्जर भी कहते हैं कि इन्होंने किसी और के वर्क को शायद कॉपी। अब मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं पता कि ये क्या, इनको क्यों क्रिटिक्स फॉर्जर कहते हैं। अगर आप में से किसी को पता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इसके अंदर ना बहुत ही, मतलब मूनलाइट मेलैंकली, बहुत ही सैडनेस वाला, डीप एवरलास्टिंग सैडनेस और घोस्टली रोमांटिक सजेशंस थे। और ना इन्होंने अपने इस वर्क के बाद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था बाकी कंटेम्प्रेरी पोइट्स को, जैसे कि ब्लेक हो गए और बर्न्स हो गए। अब ये विलियम ब्लेक, ये भी वो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है विलियम ब्लेक। इन्होंने तो ना कम्प्लीटली, मतलब इन्होंने कम्प्लीटली क्लासिकल पोइट्री से एक ब्रेक ले ली थी, और इन्होंने जितने भी वर्क्स प्रोड्यूस किए थे वो प्योरली रोमांटिक स्पिरिट पे थे, कंप्लीट ब्रेक फ्रॉम क्लासिकल पोइट्री। और ये अपने ना लिरिकल पोइट्री की, ये सॉन्ग्स लिखा करते थे, तो ये अपने ना लिरिकल पोइट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। और अभी भी इनके जो के ना, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर इनके जो सॉन्ग्स थे उनको प्योरली ना ओरिजिनल सॉन्ग्स कहा जाता है।
ये ना उनकी एक एक लाइन मतलब एक रिदम होती थी, एक एक लाइन जैसे सॉन्ग्स वगैरह लिखे जाते हैं। उसके बाद इनके वर्क्स के अंदर ना एक एलिजाबेथन टच था इनके सॉन्ग्स के अंदर। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें लिटिल लैम्ब हू मेड टी, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट और मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल है, जिन सब की थीम्स प्योरली रोमांटिक थी। नेक्स्ट नाम है हमारे पास रॉबर्ट बर्न्स का। अब इन्होंने अपने वर्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा ना ह्यूमन डिग्निटी और क्वालिटी और नेचर के लिए लव को शो किया था। और इनके वर्क्स के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा ना इनके सॉन्ग्स के अंदर एलिजाबेथन टच मिलता था। इनके फेमस वर्क्स में द कैटलर सैटरडे नाइट, मैन हु वॉज मेड टू मॉर्न है, जिन दोनों की थीम्स रोमांटिक स्पिरिट पे ही बेस करती हैं। नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है विलियम काउपर का। इन्होंने एक बहुत ही टॉर्चर्ड लाइफ गुजारी थी और ना ये काफ़ी हद तक मतलब लोग इनको कहते थे कि पागल हैं, लेकिन ये बहुत ही लेकिन इस सब के अलावा ना इस टॉर्चर्ड लाइफ के बावजूद ये बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही काइंड सोल थे। इनके वर्क्स के अंदर हमें ऑटोबायोग्राफिकल इंटरेस्ट मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस एज में ना लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ऑटोबायोग्राफीज़ की तरफ। अब ये ऑटोबायोग्राफीज़ की तरफ जो इंटरेस्ट था, यही इसी इंटरेस्ट ने आगे चल के मतलब इसी एज में चल के नॉवल को भी बेसिस दी थी, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और ये अपने वर्क्स के अंदर ना सिंपल ह्यूमैनिटी की प्लेयर्स पे मतलब इमोशंस को शो करते थे। सिंपली जो एक सिंपल ह्यूमैनिटी के होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, आपको किन बातों पे खुशी मिलती है, किन बातों से तकलीफ़ होती है, होमली सीन्स और इस तरह की चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। इनके फेमस वर्क्स में था द टास्क। अब ये ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था, जिसके अंदर वुड्स के मतलब ना जंगल वगैरह दिखाए गए और जो प्लोमैन और शेफर्ड्स होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है सिंपल सी, वो चीज़ें दिखाई गई थी। और उसके अलावा इनके जो फेमस वर्क्स थे उनमें ऑन द रिसीट ऑफ माय मदर्स पिक्चर और अलेक्जेंडर सर्कक भी हैं, जिन दोनों की थीम्स रोमांटिक स्पिरिट पे बेस करती हैं। नेक्स्ट नाम हमारे पास आता है जॉर्ज क्रैब का। जॉर्ज क्रैब ये ना ऑगस्टिन और जो रोमांटिक स्पिरिट था, ऑगस्टिन्स और रोमांटिक्स के बिल्कुल बीच में लाए करते थे। उसके रीजंस देखते हैं कि इनकी जो फॉर्म्स होती थी वो तो क्लासिकल होती थी, लेकिन इनका जो टेम्पर और जो माइंड होता था वो रोमांटिक होता था। मतलब इनके जो वर्क्स होते थे वो हमें बिल्कुल रोमांटिक फीलिंग दे रहे होते थे, लेकिन जो इनकी वर्क्स की फॉर्म होती थी, जो राइटिंग स्टाइल होता था, वो प्योरली क्लासिकल होता था। इनके वर्क्स को हीरोइक कपलेट में लिखा गया, जो कि आयाम्बिक पेंटामीटर होता है क्लोज्ड कपलेट का ही। और उसके बाद ना इनके जो वर्क्स थे उसमें मतलब हम लोगों ने पहले देख लिया कि फॉर्म उसमें हीरोइक कपलेट थी, साथ ही उसमें जो नेचर की प्रेजेंस होती है, नेचर मूव कर रही है, नेचर एज अ करेक्टर कह सकते हैं, वो नेचर मौजूद है हर जगह पे, उस चीज़ को शो किया गया था। अब इनके फेमस वर्क्स में द विलेज, द पैरिश रजिस्टर और द टेल्स ऑफ द हॉल। और इन तीनों वर्क्स के अंदर ना इन्होंने विलेजर्स की और लेबर्स की लाइफ को मतलब शो किया था, और इन तीनों वर्क्स के अंदर फुल रोमांटिक इंटरेस्ट थे। इनके अलावा भी कुछ नेम्स थे हमारे पास, जैसे कि एक थॉमस चैटरटन का नाम है, जिनको मैंने वीडियो में तो नहीं डाला बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ कि वो ना मेडिवल लिटरेचर प्रोड्यूस करते थे इस टाइम में, वो भी बहुत फेमस हुए थे। और इनके अलावा बिशप पर्सी थे जिन्होंने ना रिवाइव किया था बैलेड लिटरेचर को दोबारा से। अब ये हो गई पोइट्स की बात। अब हम देखते हैं कि इस एज में प्रोज कैसी प्रोड्यूस हुई थी, प्रोज ऑफ द एज ऑफ जॉनसन। अब पहले इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि ना इन लोगों ने पोइट्स की तरह इन्होंने पुरानी चीज़ों को छोड़ा नहीं, ये लोग उसी से जुड़े रहे, इन्होंने उसी ट्रेडिशन को आगे फर्दर कैरी किया। अब इसको एज ऑफ एरिस्टोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि जो एरिस्टोक्रेट्स थे, जो कि एलीट क्लास थी, वो ना सिर्फ पॉलिटिक्स और सोसाइटी तक नहीं रही, उन्होंने खुद को ना क्योंकि वो खुद को इंटेलेक्चुअल मानते थे, वो लोग पढ़े लिखे होते थे, तो उन्होंने अपना एक सेपरेट ग्रुप बनाया कि और ना उस ग्रुप में उन्होंने कहा कि जो हम लोग हैं, हम जो इंटेलेक्चुअल और लिटरेरी क्लास है, हमारे बिहेवियर के, हमारे उठने बैठने के, स्पीच के, राइटिंग के, ये सब रूल्स डिफरेंट हैं बाकी क्लासेस से।
अब इन्होंने जो अपना एक स्टाइल दिया ना, लिटरेरी स्टाइल दिया, वो बहुत लॉजिकल और ल्यूसिड थॉट्स पे था कि ना जितनी जो भी चीज़ें हों, जो भी आप लिख रहे हो वो लॉजिकल हो और वो क्लियरली एक्सप्रेस किया जाए। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एकदम अपने प्रोज के अंदर ना एकदम से जो इम्पेशियस एंथुसियाज्म होता है, सडन रिएक्शंस, उन चीज़ों को इन्होंने अवॉइड किया। इन्होंने खुद को दूसरे ग्रुप से थोड़ा सा डिस्टेंट रखा, डिटैच्ड रखा। और ना इन्होंने इनके वर्क्स के अंदर ना हमें एक सिनिकल ह्यूमर भी दिया गया, मतलब सिनिकल ह्यूमर हमें मिलता है, यानी कि इनका ये जो ह्यूमर यूज़ करते थे या इनके वर्क्स के अंदर जो थॉट्स होती थी वो इनके अपने इंटरेस्ट के ऊपर होती थी, कि अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देने के लिए ये जो स्टैंडर्ड्स थे उनको अवॉइड करते थे। अब इनमें सबसे पहला नाम आता है, इन प्रोज राइटर्स में सबसे पहला नाम, जो कि मैंने बार बार वर्ड यूज़ करती हूँ कन्वेंशनल बहुत, सैमुअल जॉनसन, कि वो पिछले राइटर्स के ट्रेडिशन को ही फॉलो करना चाहते थे, उसी को वो बेस्ट मानते थे हर उसमें। अब प्रोज में भी इसी तरह से था। ये बहुत ही बड़े लिटरेरी डिक्टेटर हैं अपनी एज के, मतलब कहते हैं इन्होंने जीता है अपनी एज को अपने वर्क्स के थ्रू। और इन्होंने ना मतलब ये खुद ये गरीब थे, ठीक है, लेकिन खुद भी मतलब तबीयत भी इनकी ख़राब रहती थी, लेकिन इन्होंने बहुत ही हीरोइकली उन चीज़ों के साथ ना स्ट्रगल किया। और इनका जो स्ट्रगल था उससे क्या हुआ कि उस टाइम के जितने आर्टिस्ट, स्कॉलर्स, एक्टर्स और लिटरेरी मैन थे लंदन के, वो सैमुअल जॉनसन को अपना लीडर मानते थे। और इनका हम कहते हैं एक वर्ड यूज़ करते हैं गरीब खाना, वो सब यहाँ पे मतलब ये जितने भी लंदन के बड़े बड़े मशहूर लोग थे वो यहाँ सैमुअल जॉनसन के पास आया करते थे उनके घर। और इन्होंने अपने एक मॉडल, इनसे पहले अगर हम राइटर्स को देखते हैं ना तो उनके वर्क्स के अंदर वो अथॉरिटेटिव चीज़ नहीं होती थी कि अथॉरिटी नहीं शो करते थे, लेकिन इनके वर्क्स के अंदर ना इतनी ज़्यादा अथॉरिटेटिव स्किल्स होती थी कि ये ना प्रोज स्टाइल के स्टैंडर्ड सेट कर रहे थे अपने वर्क्स के थ्रू। लोग इनको मानते भी इतना थे तो फिर वो इनको फॉलो भी करते थे। और इनके वर्क्स के अंदर रिदम, बैलेंस और ना ल्यूसिडिटी, ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। और इनके वर्क्स बहुत ज़्यादा फोर्सफुल, क्लियर और फ्रैंक होते थे। ये चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं थ्री इनके वर्क्स की, कि वो फोर्सफुल, क्लियर और फ्रैंक थे। अब इनके सबसे फेमस वर्क्स में ना एक इनका वर्क है डिक्शनरी। इस वजह से सैमुअल जॉनसन को द फादर ऑफ मॉडर्न डिक्शनरी भी कहा जाता है, कि इन्होंने जो मॉडर्न डिक्शनरी है फर्स्टली इन्होंने कंपोज की थी। और दूसरा इनका वर्क है लाइव्स ऑफ पोइट्स, जो कि बहुत फेमस वर्क है। इसमें ना बायोग्राफीज़ हैं डिफरेंट फेमस पोइट्स की। और इसके अलावा इन्होंने कुछ पीरियोडिकल एसेस भी लिखे थे, जिनमें द रैम्बलर है, फिर आइडिला है, रेस्टलेस है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास एडमंड बर्ग। अब यहाँ में हमारे पास तीन ही नाम है, एक सैमुअल जॉनसन का है, एक एडमंड बर्ग का नाम है, और जो तीसरा नाम है हमारे पास वो है एडवर्ड गिबन का। अब एडमंड बर्ग जो थे ये ऑरेटर थे, पब्लिक स्पीकर थे अपने टाइम के, और ये बहुत ही फेमस थे। अब ये ये जॉनसन के फ्रेंड भी थे, उनके सर्कल के बहुत इम्पोर्टेंट बंदे थे एक। ये मेंबर रहे पार्लियामेंट के फॉर 30 ईयर्स। और ना कहते हैं कि इनसे ज़्यादा मतलब इनके टाइम में इनसे ज़्यादा कोई फोर्सफुल और इफेक्टिव ऑरेटर, कोई पब्लिक स्पीकर नहीं था। ये ऐसे थे ना कि ये जो स्पीचेस वगैरह करते थे उन स्पीचेस में एक लिटरेरी टच होता था। ही वॉज द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल फिलोसफर दैट एवर स्पोक इन द इंग्लिश पार्लियामेंट। और इनकी स्पीचेस एंड राइटिंग्स आर चीफ कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर। जैसा कि मैंने बताया, इनकी जो स्पीचेस और इनकी जो राइटिंग्स होती थी वो बेसिकली ना उनमें हम लोगों को लिटरेरी टच मिलता है। एडमंड बर्ग के वर्क्स के ना चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। यूनिवर्सैलिटी होती थी। वैसे तो ये उस टाइम मतलब जो भी कोई इशू होता होगा, कोई प्रॉब्लम होता होगा, उनके ऊपर बोलते थे, लेकिन उस टाइम के हिसाब से बोले जाने के बाद भी इनकी जो स्पीचेस होती थी उनमें हमें ना यूनिवर्सल टच मिलता है। मतलब हर टाइम के हिसाब से उसको ना हर एज के साथ रिलेट किया जाता है। फिर स्टाइल बहुत एक्सीलेंट होता था, फायर और एंथुसियाज्म होता था, लॉजिकल होते थे, ल्यूसिड वर्क्स होते थे, एलिगेंट होते थे,
यानी कि ना बहुत ही फ्लुएंट और परसुएसिव वे में बोलते थे, लेकिन साथ ना इतना ज़्यादा मतलब अपने इमोशंस भी इतने एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते थे, बिल्कुल रिस्ट्रेंड रहते थे। फ़िलोसफिकल और डिग्निफाइड वर्क्स होते थे इनके, और ना लॉ के और ऑर्डर के अकॉर्डिंग बोलते थे जो भी कहते थे, और एग्जैजरेशंस नहीं यूज़ करते थे ये इनके वर्क्स की कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे। इसके बाद हम देखते हैं इनके फेमस वर्क्स में थॉट्स ऑन द प्रेजेंट डिसकंटेंट, ऑन अमेरिकाज टैक्सेशन। अब ये देखेंगे ऑन अमेरिकन टैक्सेशन, अब ये इस तरह के वर्क्स ने ये इन्होंने एक टाइम के हिसाब से एक किसी इशू पे या फिर उस एज के अपनी एज के हिसाब से किया था, अपनी एज के हिसाब से इनकी स्पीचेस थी, लेकिन ये इतनी यूनिवर्सल थी कि इसको हम किसी भी एज में ना किसी भी एज पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी एज से रिलेट कर सकते हैं इनको। इसके अलावा इनका कोर वर्क था द रिफ्लेक्शंस ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर ये इंडिया भी आए थे और वहाँ पे भी ना इन्होंने कुछ स्पीचेस वगैरह की थी, जो सब कॉन्टिनेंट था, यूनाइटेड इंडिया। लास्ट पे हमारे पास जो नाम आता है वो है एडवर्ड गिबन का। अब एडवर्ड गिबन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मेन नाम है, हिस्टोरियन थे ये, जो कि लिटरेरी मैनर में लिखा करते थे। इनका बहुत फेमस वर्क है द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, जो कि लिखा तो प्योरली हिस्ट्री के लिए लिखा गया था, इन्फॉर्मेशन कन्वे करने के लिए लिखा गया था, लेकिन इसको प्लेयर के लिए भी पढ़ा जाता है और ये लिटरेचर में कंसिडर किया जाता है। अब ये एक अथॉरिटेटिव और वेल डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है रोम की, और इसका जो प्रोज स्टाइल है उसको कहा गया है क्लाइमेक्स ऑफ क्लासिसिज्म, मतलब क्लासिसिज्म का ना सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट उसको कहा गया है। ये बिल्कुल कम्प्लीटली फिनिश्ड है, एलिगेंट है, मतलब बीइंग अ हिस्टोरियन इन्होंने इस तरह का वर्क प्रोड्यूस किया जो इतना एलेबोरेट था, फुली कॉम्प्रिहेंस था, एग्जॉस्टेड था और बहुत ही एलिगेंट स्टाइल में लिखा गया था। इसी के साथ मेरी वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगी वो होंगी अब क्योंकि हम लोगों ने इन वीडियोज़ में नॉवल को, ड्रामा को नहीं डिस्कस किया, तो अब 18th सेंचुरी नॉवल एंड 18th सेंचुरी ड्रामा पे एक वीडियो आएगी। अगर आपने वीडियो फुल देखी है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।